नमस्कार, मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बायोलॉजी का 10वीं की बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसको हम लाइफ प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम आज इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और यहीं से हम बायोलॉजी आगे किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह समझ पाएंगे, ये डिपेंड करता है। तो पहला चैप्टर है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बेसिक से, जीरो से। एक एक चीज़ का अर्थ समझते जाएंगे हम लोग, और आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाए, जिससे अच्छे पॉइंट्स जो मिलेंगे बीच में उसको आप नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, रिवीजन के समय आपके काम आएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम चैप्टर से हमें क्या पता चलता है? जैव जैव का अर्थ होता है जीवन, यानी जीवित। ठीक है, और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स क्या? क्रिया या प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ जीवन है, तो जीवन से हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए? देखिए, जीवन से हमें या जीवित से हमें ये समझ आना चाहिए, जो कोई क्या सजीव, और जीवन जो है हमें ये बताता है, क्या बताता है, कि कौन सी वस्तु जीवित और यानी सजीव है और कौन सी निर्जीव। यानी हम क्या समझ सकते हैं? जो सजीव और निर्जीव में अंतर समझाता है क्या? जीवन। ठीक है, तो हम समझते चलेंगे। कुछ टर्म मिले हमें, जो है सजीव। ठीक है, तो सजीव से हमें क्या समझ में आना चाहिए? स जोड़ जीव, यानी सह मीन्स शहीद और जीव मीन्स जीवन। ठीक है, जीवन के शहीद। ठीक है, तो इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे करेंगे? वैसा वस्तु जिसमें जीवन हो और जो वृद्धि, विकास, श्वसन, जन्म, आदि क्रियाओं को प्रदर्शित करता हो सजीव कहलाता है।
थोड़ा सा अलग टाइप से आप जो पढ़ते आ रहे हैं थोड़ा सा उससे अलग किया है अपने लैंग्वेज को। क्या हम क्या देखें यहाँ पे, सजीव सजीव यानी जीवन सहित वैसा वस्तु जिसमें जीवन हो, ठीक है, और जो वृद्धि विकास श्वसन जनन आदि क्रियाओं को प्रदर्शित करता हो, सजीव कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं निर्जीव, ठीक है। निर्जीव यानी ये क्या हो गया, बिना जीवन। इसे क्या अर्थ निकला, बिना जीवन, यानी हम कह सकते हैं वैसा वस्तु जिसमें जीवन ना हो, ये और है, और जो वृद्धि विकास श्वसन जनन आदि क्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करता हो, निर्जीव कहलाता है, ठीक है। दोनों के उदाहरण देखेंगे कुछ, सजीव और निर्जीव। हम दोनों का परिभाषा देखें और इसका उदाहरण भी हम लोग देखते हैं। हम अपने चारों तरफ नज़र दबाते हैं एक एक करके, ठीक है। उदाहरण इधर भी और उदाहरण इधर भी, हम अपने चारों तरफ नज़र दबाते हैं। चारों तरफ देखने पे हमें क्या क्या नज़र आता है, हमें आसपास क्या नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा, सबसे पहला चीज़ पेड़ पौधा। तो हम पेड़ पौधों को अपने चारों तरफ पाते हैं। जो पेड़ पौधा में ये सारी गुण होते हैं, ये सारे गुणों को प्रदर्शित करता है वह। पेड़ पौधे पहले जब हम पेड़ पौधों को जब हम शुरू में देखे होंगे बचपन के समय, तो वह बहुत ही छोटा रहा होगा और बाद में धीरे धीरे समय के साथ उसमें वृद्धि और विकास हुआ, ठीक है। और उसके साथ साथ श्वसन और जनन आदि क्रियाएं को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। और हम देखते हैं मनुष्य अपने चारों तरफ, जैसे है गाय, कुत्ता, ये सभी चीज जो है अपने चारों तरफ पाते हैं और इनमें से ये सभी चीज सजीव है। कुछ निर्जीव चीज जैसे हम पाते हैं क्या, कुर्सी, मेज, हमारी किताब, हमारी कलम, हम रिलेट करते हैं इन चीज़ों को, ठीक। ये सारी चीज़ें पेड़, मनुष्य, गाय, कुत्ता इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो है सजीव है। कुर्सी, मेज, किताब, कलम, ये सभी चीज़ें या ये सभी वस्तुएं इन सभी क्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करता है, इसीलिए ये सभी चीज़ क्या है, निर्जीव है। ये सभी वस्तुएं क्या है, निर्जीव है।
और इसमें देखो पेड़, मनुष्य, गाय, कुत्ता, ये सभी है, ये सभी वृद्धि, विकास, श्वसन, जनन आदि क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये दोनों का हम लोग दोनों के बारे में सीखे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच में अंतर पूछा जाता है कभी कभी, तो दोनों के बीच में अंतर, हम जब अंतर पूछा जाए तो अंतर कर लेना है थोड़ा एक तरफ, हम उसके गुणों के आधार पे उसका अंतर, हम उसके बीचों का अंतर हम देखेंगे क्या होता है। एक तरफ अगर हम सजीव लिखें तो दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, निर्जीव। ठीक है, ये दोनों के बीच हम कुछ अंतर को देखते हैं क्या होता है। पहला हम सजीव, इसमें जो हम पढ़े हैं वही चीज़ है, वही सारी चीज़ें हैं। क्या होती है इसमें, जीवन होता है। तो सबसे पहला चीज, सजीव में क्या होता है, जीवन होता है। चलिए, दूसरा, जबकि हम क्या देखें निर्जीव में, निर्जीव में जीवन नहीं होता है। चलिए, ठीक है, यहां तक हो गया। और दूसरा अंतर हम लोग देखेंगे, क्या देखें, यह क्या करता है, वृद्धि करता है। तो लिखेंगे सजीवों में वृद्धि होता है। एक नंबर होगा ये, इसका दूसरा नंबर लिखते हैं, जबकि निर्जीवों में वृद्धि नहीं होता है। ठीक है, तीसरा, सजीव क्या करता है, श्वसन करता है। ठीक है, तीन अंतर देखेंगे हम लोग, और भी कर सकते हैं इसी से। जबकि निर्जीव श्वसन नहीं करता है। ठीक है, ये हम लोग तीन अंतर देखे, और चाहे तो लिख सकते हैं, अपने हिसाब से बना लीजिए। सजीव जनन करता है, जनन, निर्जीव जनन नहीं करता है। ठीक है भाई, इसमें ये बहुत सारे अंतर हैं इनके। ठीक है, तो हम इनको अच्छे से समझ लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको जो लिखने, जो नोट करने वाली चीज़ होंगे आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो हम सजीव निर्जीव के बारे में समझे। एक्चुअल में सजीव निर्जीव, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है वह जैव प्रक्रम है। ने इससे निकले टर्म को समझ लिया, जो क्या था, सजीव और निर्जीव। इसको समझना बहुत जरूरी था। तो आगे हम लोग चलते हैं। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। क्या है लाइफ प्रोसेस, इसको हम लोग थोड़ा परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से हम लोग जब लिखे थे
जीवित या जीवन, क्या लिखे थे, प्रक्रिया। इससे हम बताए थे और इससे हम समझ भी सकते हैं प्रक्रियाएं किस में चलती है, जीवित चीजों में। यानी जीवित चीजों को जीवित रखने के लिए जो भी प्रक्रियाएं उसके अंदर चलती है, सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? देखिए समझिए, गौर से सुनिए, क्या बोले, जीवित वस्तुओं के या सजीवों के या जीवों को जीवित रखने हेतु घटने वाली या चलने वाली सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, या इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ठीक है, सजीवों में चलने वाली सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिससे उसका अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, समझते हैं क्या है यह, इसको एक बार और समझते हैं। ठीक है, हम जैव का क्या मतलब समझे, जीवित, प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया, लाइफ, लाइफ मीन्स तो क्या होता है, जीवन। ठीक है, और प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए और क्वेश्चन कोई पूछे तो आप परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं, या इसके हम परिभाषा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो ये सभी हम लोग क्या समझे, जीवित प्रक्रिया है, जीवित चीज़ों या जीवित वस्तुओं के शरीर में चलने वाली प्रक्रिया है जिससे वह जीवित रहता है। जीवों में चलने वाली सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिससे उसका अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो समझेंगे इसको, अंडरलाइन किया है तो इसको समझते हैं पहले। अंडरलाइन, अनुरक्षण शब्द बहुत लोग सुने होंगे, बहुत लोग नहीं सुने होंगे। अनुरक्षण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। ठीक है, इंग्लिश में मेंटेनेंस सब कोई समझते हैं, सब कोई सुने होंगे। ठीक है, इससे परिचित होंगे। उसी का हिंदी होता है अनुरक्षण। यानी हमारे शरीर के अंदर घटने वाली या होने वाली सारी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर का मेंटेनेंस का कार्य करती है उसको हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम। ठीक है, इस जैव प्रक्रम में क्या आएगा, अनुरक्षण वाली कार्य। ठीक है, अब देखिए जैव प्रक्रम इन सभी प्रक्रियाओं को होने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। उनमें से एक है
ऊर्जा। तो समझते चलते हैं, अगर हम कोई छोटे से छोटे कार्य को करते हैं या कोई हम पेन पकड़े हुए हैं अभी, तो बिना ऊर्जा खर्च किए इस पेन को हम पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है। तो हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही है, ठीक है, जो अनुरक्षण का कार्य कर रही है, और इस कार्य को करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऊर्जा की। तो अब समझिए ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है? पहला चीज पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। ठीक है, ये सारी क्रियाओं को एक और हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या हो गया? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और विसरण। समझेंगे इसको। देखिए ये जो हमने क्या बोला, ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसके लिए? अनुरक्षण के लिए। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? आती कहाँ से? इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? पोषण की। ठीक है, पोषण हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? बाहरी चीजों से। आपके शरीर में अपने आप से पोषण करने की कोई चीज नहीं है विकसित। ठीक है, तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? बाहरी चीजों से। ठीक है, तो कैसे? तो जैसे हम समझेंगे किस चीज को हम लोग खाते हैं, क्या? घास फूस। ठीक है, तो ये जो चीजों को हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, या किसी चीजों को भोजन के रूप में ग्रहण करना ही पोषण है। ठीक है, पोषण को जब हम परिभाषित करने लगेंगे तो उसका परिभाषा इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं इसमें पोषण के रूप में हम बाहरी चीजों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, और वह भोजन जटिल रूप में होता है। वह भोजन जटिल रूप में होता है, वह तुरंत हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता। ठीक है, स्पष्ट है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह कैसा है? जटिल रूप में होता है, और ये जटिल रूप में होने के कारण यह तुरंत ऊर्जा हमें नहीं देता है। तो इसके लिए उसको कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? भोजन खाने के बाद, यानी भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में कौन सी क्रिया होती है? पाचन की। पाचन की क्रिया क्या है? वही जो जटिल भोजन हम ग्रहण किए हैं वो जटिल को खंडित कर रहा है, यानी उसको तोड़ रहा है, सरलीकरण कर रहा है, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ रहा है। और तोड़ने की क्रिया ही क्या है? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया यानी सरलीकरण की क्रिया पाचन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी? भोजन जो बाहरी वातावरण से या बाहरी चीजों से ग्रहण कर रहे हैं वह जटिल रूप में है, और इस जटिल रूप से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए इससे पहले कुछ प्रक्रिया से गुजरनी होती है, और ये प्रक्रिया क्या है? सरलीकरण यानी पाचन। और पचने के बाद अंत में हमारे शरीर में पाचन के बाद रक्त के द्वारा हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक जो बचे हुए पोषक तत्व उसे प्राप्त हुआ पहुंचा देता है, और उससे भी अभी हमें ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? फिर वहां आ जाता है श्वसन। देखिए ऊर्जा का कन्वर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने से ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लेते, थोड़ा सा उसको याद रखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर
जो पोषक तत्व जो हमारे कोशिका के अंदर संचित हुए वो विखंडित होता है ऊर्जा, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। और अगर यह विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी तो कम ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हमें क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें, इसके लिए आ जाता है हमें श्वसन। तो श्वसन में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाता है? जो पाचन के बाद हमारे कोशिका तक जो पोषक खाद्य पदार्थ पहुंचा उसको ऑक्सीकृत करने के लिए। ऑक्सीजन क्या करता है? किसी भी चीज़ों को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करने के लिए। और ये ऑक्सीकृत होकर के हमें क्या मिल गया? ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए अनावश्यक चीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, अनावश्यक चीज़ है, तो अनावश्यक चीज़ को हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो एक बात और समझते चलते हैं। तो हम भोजन किए थे, मुंह से ग्रहण किए थे। ठीक है, मुंह से ग्रहण करने के बाद ये भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ कहाँ चला गया? ग्रासनली। ग्रासनली से कहाँ गया? आमाशय। आमाशय से छोटी आंत बड़ी आंत। मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है। क्या? एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? परिवहन। ठीक है, तो परिवहन को समझिए क्या है? एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने की क्रिया, कुछ चीज़ों को, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की क्रिया ही तो क्या है? परिवहन है। ठीक है, अब उत्सर्जन, तो उत्सर्जन इससे रिलेटेड होती है। ऑक्सीजन जब शोषण हुआ था, कौन सा शोषण? शोषण भी दो तरह का, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब क्या हो गया? ऊर्जा का निर्माण हुआ, और ऊर्जा के निर्माण के समय हमें क्या मिला? CO2। और ये CO2 हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, और भी चीज़, जब हम भोजन का पाचन हुआ हमारे शरीर में, तो भी हमें हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है। और ये अपशिष्ट पदार्थ क्या था? जिसको हम क्या बोलते हैं? मल। ठीक है, ये हमारे लिए अनावश्यक चीज़ है। ठीक है, और ये अनावश्यक चीज़ अगर हमारे शरीर में रहेगी तो हमारे शरीर को विषाक्त कर देगी, यानी हानि पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें इसके शरीर से बाहर निकालना, हमें इसको शरीर से बाहर निकालना होगा। यानी जो अनावश्यक चीज़ है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो अब बोलेगा विसरण क्या है भाई? तो विसरण जब हम समझेंगे तो विसरण क्या समझ में आ जाएगा। तो एक कोशिकीय जीव होता है जो शोषण करता है, वो कौन सी विधि द्वारा करता है? विसरण। तो विसरण को अलग से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, विसरण कुछ नहीं है, देखिए समझ लेंगे थोड़ा सा। एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, हाँ, तो एक कोशिकीय जीव को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और क्या निकलना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो देखो विसरण जो है ना, विसरण अपने आप से होने वाली क्रिया है, ये अपने आप से होती है। इसको किसी चीज़ की जरूरत, किसी माध्यम की जरूरत नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप होने वाली क्रिया है। तो कैसे अपने आप होती है तो समझते हैं इसको। देखो जैसे ही यहाँ क्या करेगा? शोषण करेगा, तो समझ लेना ऊर्जा का निर्माण यहाँ हुआ। एक स्टेप से शुरू करते हैं। ऊर्जा का निर्माण मान लो यहाँ हो गया। ऊर्जा का निर्माण होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया? ऊर्जा के साथ साथ क्या बन गया? CO2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन होगा? नहीं होगा। इसके अंदर ऑक्सीजन होगा? नहीं होगा। तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 0%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? सभी तो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या हो गया? 100%। ठीक है, तो 100% क्या है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कितना है? 0। अब बाहर कितना है? ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना होता है? 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है कितना? 0.003%। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या करता है? विसरण अपने उच्च सांद्रता से, यानी जहाँ पे ज्यादा होगा, कम की तरफ मूव करना शुरू कर देगा।
जहाँ ज़्यादा होगा मात्रा और कम मात्रा की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इसी फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन अंदर कम है, 0 है, 0 के बराबर है, तो ऑक्सीजन कहाँ चल दिया, अंदर की ओर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चल दिया, बाहर की ओर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कहाँ बाहर की ओर निकलेगा और ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन किधर मूव करेगा, अंदर की ओर। तो ये एक कोशिकीय जीवों में क्या घटना घट रही है, विषरण की, और इसी के द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है इसको, ऑक्सीजन, और क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन। ठीक है, ये श्वसन की क्रिया, ये विसरण के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे, जैव प्रकरण किसे कहते हैं, तो सजीवों में चलने वाली, यानी जीवों भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, सजीवों में चलने वाली सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिससे उसका अनुरक्षण होता है, जैव प्रकरण कहलाता है। ठीक है, तो अनुरक्षण मतलब समझ में आया, जैसे कैसे, देखिए कुछ काम करते हैं दिन भर के दिनचर्या में, उसमें हमारे शरीर को थकान होता है, या कभी कभार ज़्यादा वर्क करने पर हमारी मांसपेशी में टूट फूट आ जाती है। ठीक है, जिसको क्रैम्प भी बोलते हैं। ये टूट फूट के कारण से कभी कभी हम पूरी तरह से थकान महसूस करते हैं, और ये जब हम थकान महसूस करते हैं तो हम सोना पसंद करते हैं। तो हम तब सो जाते हैं, सोने के बाद 2-4 घंटे बाद या एक दिन बाद हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। अब रिलैक्स होने का क्या कारण है, तो देखिए, जब हम सोते हैं तो उस समय कौन सी घटना घट गई बीच में, अनुरक्षण की। तो अब ऐसा मत समझिएगा सोने के बाद ही होता है, सोने के बाद ही नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा चलती है अनुरक्षण की घटना। ठीक है, तो अनुरक्षण की घटना जब हम सोए थे तो घटना बीच में घट गई, किस चीज़ की, अनुरक्षण की। वहाँ पे ऊर्जा खपत हुआ, ठीक है, श्वसन भी चल रहा था, परिवहन, उत्सर्जन, विसरण सारा कुछ चल रहा था। ठीक है, तो ये सारी घटना हो गई अनुरक्षण वाली। तो हम क्या, सुबह जब जगे तो तरोताजा महसूस किया अपने आप को। ठीक है, यही क्या था, जय